Hello friends, welcome to our channel Only Civil Service. This is Tanvi Pahuja. वेलकम टू आवर चैनल। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, ये लेक्चर नंबर 42 है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ का। इसके अलावा ओनली सिविल सर्विस के चैनल पर पॉलिटी और साइंस के लेक्चर्स भी डाले जाते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम और भी लेक्चर्स बना सकें। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन कंटिन्यूएशन विद मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज, दैट इज कैबिनेट मिशन। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि 1945 के समय पर ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं। इस समय कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है और जीतता है लेबर पार्टी, जो प्राइम मिनिस्टर बनाता है क्लेमेंट एटली को। क्लेमेंट एटली ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ रहता है। तो सारी सिचुएशंस को एनालाइज करके वो अनाउंस करते हैं फरवरी 1946 में कि दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड एंटर अ हाई पावर्ड मिशन इन इंडिया, दैट वाज नोन एट कैबिनेट मिशन। अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? इंडिया की जो उस समय सिचुएशंस थी, जो हमारी डिमांड्स थी, इतने सारे हम लोगों ने मूवमेंट किए। ठीक है, उसके बाद जो सिचुएशन सामने नज़र आती है, एटली भी समझ जाते हैं कि अब हमें भारत को फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो एक कैबिनेट मिशन इंडिया में एंटर करता है जिसके मेंबर्स होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि ये तीनों एक ब्रिटेन की कैबिनेट के मेंबर्स रहते हैं, इसलिए इस कमीशन को कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान कहा गया है। ठीक है, तो भारत में ये मिशन दिल्ली में मार्च 24, 1946 को रीच करता है। एंटर करते हैं ये तीनों भारत में, और भारत में आने के बाद ये कुछ बातचीत करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को। लेकिन जब इन्हें समझ में आता है कि बातचीत से तो कोई मसला हल ही नहीं हो सकता, इनकी जो मत है, इनकी जो डिमांड्स है वो तो एक है ही नहीं, तो वो खुद के हिसाब से कुछ प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। नाउ लेट अस सी द मेन प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। जो इसके मेन प्रोविजंस होते हैं उसमें पहला है दैट दिस मिशन रिजेक्टेड डिमांड फॉर फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। इस मिशन ने कहा था कि पाकिस्तान हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान की बात करी ही नहीं गई थी। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कही गई थी, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज। जो भारत में कई सारी प्रोविंसेस हैं, हम उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। और ग्रुपिंग कितने भागों में की जाएगी? 3 भागों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। देखिए, जो ग्रुप ए था या सेक्शन ए था, इसमें हिंदू मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस थे वो थे। सेक्शन बी और सेक्शन सी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे। सेक्शन बी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस को हम गिन सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन सी में बंगाल और उसके आसपास के प्रोविंसेस आसाम वगैरह जोड़े गए थे। तो इस तरीके से मान लीजिए भारत में अगर 50 प्रोविंसेस हैं तो उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब ये ग्रुपिंग क्यों गई थी आगे ये देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट प्रोविंशियल सेक्टर एंड यूनियन लेवल। उन्होंने कहा कि एक यूनियन होगा, देखिए एक यूनियन लेवल होगा, इसके नीचे ये ग्रुपिंग होगी प्रोविंसेस की, और फिर इसके नीचे होंगे प्रोविंसेस। ठीक है, तो यूनियन लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन वैसे तो होंगे, लेकिन इस ग्रुपिंग में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन एट प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पर भी हम एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेशन बनाएंगे, मतलब यहाँ पर भी असेंबलीज बनाई जाएंगी। इस तरीके की बात करी उन्होंने। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली को बनाया जाएगा, दैट विल बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। अभी जो हमने प्रोविंशियल असेंबलीज बनाई, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और उसके नीचे जो प्रोविंसेस थी, वहाँ पर प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर्स को चुने जाएगा और वो मेंबर्स बनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। ये जो इलेक्शन किया जाएगा प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर्स लिए जाएंगे, that will be based on proportional representation, that means according to the population of provinces। तो यहाँ पर बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। नाउ अगली बात थी कि मेंबर्स फ्रॉम ग्रुप ए, बी एंड सी were to sit separately to decide constitution for provinces and if possible for groups also। देखिए यहाँ पर ये बात की गई थी कि प्रोविंसेस जो है वहाँ प्रोविंसेस के मेंबर्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर ग्रुपिंग
करके अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और फाइनली वो ग्रुपिंग जो है वो इकट्ठे बैठकर एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करेगी, भारत का संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, प्रोविंसेस के मेंबर्स पहले अलग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर ग्रुपिंग के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ग्रुप ए का अलग, ग्रुप बी का अलग, ग्रुप सी का अलग, फाइनली फिर ये तीनों ग्रुप मिलकर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो ये बात मैंने आपको रिपीटेड समझा दी। इसके अलावा एक कॉमन सेंटर होगा। ओके, कॉमन सेंटर के पास जो पावर दिए गए थे वो काफ़ी लिमिटेड दिए गए थे। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो वीक सेंटर का कॉन्सेप्ट इन्होंने कैबिनेट मिशन के अंदर पेश किया। ठीक है, तो कॉमन सेंटर जो रहेगा दैट विल बी फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। These three matters will be decided by a common center for all the provinces and provincial groupings. ये दूसरी बात कही थी। इसके अलावा provinces to have full autonomy and residual power। अब provinces के पास ऑटोनॉमी भी है और रेसिडुअल पावर भी है, लेकिन दे आर फ्री फॉर रिकन्सिलिएशन आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के बाद। अभी शुरुआत में 10 साल तक जो ग्रुपिंग्स उनको दी गई हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वो इसका ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन 10 साल के बाद अगर वो चाहें और किसी और ग्रुप में जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट था कि प्रिंसली स्टेट्स विल नो मोर अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी। देखिए, यहाँ पर जब से हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स की तो हमने बात की नहीं। तो प्रिंसली स्टेट्स नाउ विल नो मोर अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी, वो अपना इंडिपेंडेंट रहकर रूल करेंगे। ठीक है, वो उनकी चॉइस है, वो आगे किसी प्रोविंस में जुड़ना चाहते हैं या ब्रिटिश पैरामाउंसी में रहना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेना चाहते हैं या जो भी, और आइदर दे विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी बीच मीनवाइल इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी फिलहाल उससे एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स लेकर कैबिनेट मिशन हमारे इंडिया में आती है। अब ग्रुपिंग थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो शायद इजीली समझ ना आ पाए। तो ग्रुपिंग देखिए, ये भारत है, भारत का एक यूनियन बनाएगा जिसमें ये एरिया भी उस समय इंक्लूडेड था। ओके, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी। तो जो ए भाग था वो ये हिंदू मेजॉरिटी का हिस्सा था। ठीक है, सेक्शन बी इंक्लूडेड दिस पॉइंट, नॉर्थ वेस्ट एंटायर प्रोविंस ऑफ इंडिया, एंड सेक्शन सी इंक्लूडेड ईस्टर्न इंडिया। ओके, ईस्टर्न इंडिया था इसमें, और इसके अंदर अलग अलग प्रोविंसेस थी। इसके अंदर क्या क्या थे, अलग अलग प्रोविंसेस थी। तो इस तरीके से यूनियन से बनाया सेक्शन और फिर सेक्शन से बनाए इन्होंने प्रोविंसेस, इस तरीके से ग्रुपिंग करी। लेकिन जैसे ही भारत में कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया जाता है तो कांग्रेस और लीग को बेसिकली इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं और वो इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। तो कांग्रेस की क्या कमियां थी, कांग्रेस बोलते हैं कि जो आपने प्रोविंसेस की ग्रुपिंग करी है, ठीक है, प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू कम आउट ऑफ ग्रुप। आपने जो कहा है कि 10 साल तक या जब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते तब तक हम ग्रुप से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो ग्रुपिंग आपने परमानेंट कर दी, इसको परमानेंसी से हटाइए और टेम्पररी करिए। और ये जो कंपलसरी आपने ग्रुपिंग कर दी है कि हमने सेक्शन ए में डाल दिया तो सेक्शन ए में ही रहेंगे, बी में डाल दिया तो बी में रहेंगे, नहीं, ये जो आपने कंपलसरी ग्रुपिंग करी है ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, कहीं ना कहीं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को छीनेगी। तो ये कंपलसरी ग्रुपिंग को हटाइए, ये कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था। लेकिन मुस्लिम लीग भी इसमें चुप तो रहने वाली नहीं थी। उसने कहा, पहले जब हमने ग्रुपिंग को कंपलसरी की बात कही थी ना तो मुस्लिम लीग थोड़ी खुश थी, क्योंकि उसको फ्यूचर दिख रहा था कि ग्रुप्स बन रहे हैं, मतलब अब तो मुझे इससे भी बड़ा पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। सेक्शन बी और सेक्शन सी तो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, पहले मैं जितना पाकिस्तान अज्यूम कर रहा था उससे कई ज़्यादा पाकिस्तान अब मुझे मिल रहा है। तो पहले वो खुश थे। जैसे ही कांग्रेस ने बात करी कि ग्रुपिंग को कंपल्जन से हटाइए, वैसे ही लीग बोलती है कि नहीं नहीं, ग्रुपिंग शुड बी कंपल्सरी विद सेक्शन ए, बी एंड सी, क्योंकि बी सी जो सेक्शंस हैं वो उसको सॉलिड एंटिटीज दिख रहे थे फॉर फ्यूचर सक्सेशंस टू पाकिस्तान, फ्यूचर सक्सेशन टू पाकिस्तान। ठीक है, तो लीग इस तरीके से ऑब्जेक्ट करती है और कहती है नहीं, ग्रुपिंग को कंपलसरी करिए।
तो फाइनली लेकिन कांग्रेस इसको मंजूरी देती है, क्योंकि कांग्रेस को नज़र आता है कि अभी तक जितने प्लान्स पेश किए गए इससे पहले, लाइक ऑगस्ट ऑफर एंड ऑल, तो उसमें बेस्ट है कैबिनेट मिशन, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात नहीं की गई थी, पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बात नहीं की गई थी। कांग्रेस को इसी बात से खुशी हो रही थी कि कम से कम हमें एक यूनियन इंडिया देखने को मिल रहा है, एक पूरा कंप्लीट भारत देखने को मिलेगा। तो जुलाई 1946 में इलेक्शंस किए जाते हैं टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और प्रोविंशियल असेंबलीज में भी इलेक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग फेवर में नहीं थी तो मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है और कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन। जुलाई 1946 में बॉयकॉट को कॉल मुस्लिम लीग। ओके, ये देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद कांग्रेस डोमिनेटेड बाय नेहरू फॉर्म्स एन इंटरिम गवर्नमेंट। हमने बात करी थी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे तो एक अंतरिम सरकार बनाई दी जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है इट वाज डोमिनेटेड बाय नेहरू, मतलब नेहरू जो थे वो इसके लीडर बना दिए गए थे। पहले तो मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया। जब मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अक्टूबर 1946 में फाइनली मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन करती है। किसको? गवर्नमेंट को। ओके, अब यहाँ पर एक बात देखिए कि कांग्रेस ने जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई तो 14 मिनिस्ट्रीज बनाई गई थी, 14 अलग अलग मंत्रालय बनाए गए थे, जिसके दैट वाज डोमिनेटेड बाय नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन करती है, किसको? कैबिनेट असेंबली को, तो कुछ टसल, कुछ मतभेद चालू हो जाते। क्यों होते हैं ये मतभेद चालू? क्योंकि पहले तो लीग ने कहा कि हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए फर्स्ट असेंबली बैठाई गई थी 9 दिसंबर 1946 में। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसको मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया था। तो ये मतभेद का एक कारण होता है। दूसरा, दे ऑलवेज रिफ्यूज टू अटेंड इनफॉर्मल मीटिंग्स, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करते थे, और जो काम हो रहा होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, उसको रोकते थे ताकि एफिशिएंट फंक्शनिंग ना हो पाए। तो दिस स्टार्टेड द टसल बिटवीन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह सकते हैं हम उसको अब, और मुस्लिम लीग। इसी बीच क्लेमेंट एटली का एक स्टेटमेंट आता है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन अवर वे टू पार्टीशन, ठीक है। 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली फाइनली बोलते हैं कि जून 30, 1948 को डेडलाइन है, हम भारत को छोड़ देंगे, हम भारत को अपने पावर्स जो हमारे पास है वो फाइनली ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उनका ये कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है वो अपनी वर्किंग अब थोड़ी तेज़ कर दे। ओके, पावर्स टू बी गिवन टू सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी रिस्पॉन्सिबल एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जो हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो या तो जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल बन जाती है उसको दी जाएगी, या किसी रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी जाएगी। ओके, हमारी जो पैरामाउंटसी चले आ रही है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर वो लैप्स हो जाएगी, और माउंटबेटन विल रिप्लेस वेवल। ओके, जो हमारे इस समय वाइसरॉय थे वो थे माउंटबेटन, और उनकी जगह आ जाते हैं वेवल। सॉरी, जो अभी तक हमारे वॉइस रॉय रहते हैं वेवल, उनको फिर रिप्लेस करेंगे माउंटबेटन। ओके, थोड़ा उल्टा बोल दिया था मैंने, याद रखिएगा, वेवल के बाद आएंगे माउंटबेटन। तो एटली का ये स्टेटमेंट रहता है। एटली ने कहा कि फरवरी 20, 1947 को हम भारत छोड़ देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पावर्स को। तो फाइनली हमारा अब वो मोड़ आ गया है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, पार्टीशन होगा इंडिया को। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हमें आज़ादी 30 जून को नहीं मिली। तो ऐसा क्या कारण होता है जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है? और थोड़े से जो टॉपिक्स हमारे बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पार्टीशन को देखने के लिए मुझसे कनेक्टेड रही है। ओके, we will continue the lecture. Thank you guys.